हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब तक हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में यूनिट 2 तक कंप्लीट कर लिया था और आज के लेक्चर में हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 3। जहां से आपके टेलर प्रमेय स्टार्ट होती है वहां से आपकी यूनिट नंबर 3 स्टार्ट होती है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। अभी तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियोज को लाइक शेयर करते रहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। और देखो, साथ साथ में हम ये सोच रहे हैं कि साथ साथ में आपके एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वाला पेपर भी स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि ये हो जाएगा कि 2 पेपर आपके पैरेलल में चल जाएंगे। ठीक है, जिससे कि आपको लास्ट टाइम में टेंशन नहीं होगी कि हमारे इतने पेपर कंप्लीट नहीं हुए। तो आपको क्या करवाया जाएगा कि साथ साथ में दो पेपर पैरेलल में चलाएंगे। तो कल या परसों से या 2 दिन बाद में आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के वीडियो भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 तो यूनिट नंबर 3 है वो चैप्टर है जो 8 है वो आपका हाफ है। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट थ्योरम आती है वो आती है आपकी टेलर प्रमेय। कौन सी थ्योरम आती है? टेलर प्रमेय आती है। तो टेलर प्रमेय से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहली थ्योरम आपकी आती है टेलर प्रमेय। टेलर प्रमेय, टेलर्स थ्योरम, टेलर्स थ्योरम। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे आएगा कि टेलर प्रमेय का कथन लिखते हुए इसको प्रूफ कीजिए। तो आपको स्टेटमेंट भी याद रखना है और आपको प्रूफ भी याद रखना है। तो पहले हम स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं और फिर हम इसका प्रूफ करते हैं। तो देखो, स्टेटमेंट क्या कहता है? यदि वर्त सी, यदि वर्त सी जिसका केंद्र, यदि वर्त सी जिसका केंद्र जेड नॉट तथा त्रिज्या आर है, त्रिज्या आर है, के अंदर सभी बिंदुओं पर, के अंदर सभी बिंदुओं पर, के अंदर सभी बिंदुओं पर एफ जेड विश्लेषिक फलन है। एफ जेड क्या है? विश्लेषिक फलन है। यदि वर्त सी है जिसका केंद्र जेड नोट है और त्रिज्या आर है, के अंदर सभी बिंदुओं पर एफ जेड क्या है? विश्लेषिक फलन है। तो सी के अंदर है, तो सी के अंदर बिंदु जेड पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो किसके बराबर होती है? जेड पर। एफ जेड बराबर होता है आपका एफ जेड नोट प्लस एफ जेड नोट प्लस एफ जेड बराबर होता है आपके पास एफ जेड नोट प्लस जेड माइनस जेड नोट, एफ डैश जेड नोट प्लस जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एफ डबल डैश जेड नोट प्लस जेड माइनस जेड नोट की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, एफ ट्रिपल डैश जेड नोट प्लस सोन प्लस जेड माइनस जेड नोट की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, एफ एन जेड नोट। ठीक है, ये आपका होता है टेलर प्रमेय का स्टेटमेंट। क्या कहता है कि यदि वर्त सी है जिसका सेंटर आपका जेड नोट है और रेडियस आर है, के अंदर सभी बिंदुओं पर एफ जेड क्या है? विश्लेषिक फलन है। तो सी के अंदर बिंदु जेड पर फंक्शन की वैल्यू होती है एफ जेड बराबर एफ जेड नोट प्लस जेड माइनस जेड नोट, एफ डैश जेड नोट प्लस जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एफ डबल डैश जेड नोट प्लस जेड माइनस जेड नोट की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, एफ ट्रिपल डैश जेड नोट प्लस सोन जेड माइनस जेड नोट की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, एफ एन जेड नोट। यदि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा? ये
या ऐसे लिखें शॉर्ट फॉर्म में, तो ये होता है एफ जेड बराबर समेसन एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन, जहाँ ए एन बराबर एफ एन जेड नोट की पावर एफ एन जेड नोट अपॉन फैक्टोरियल एन। तो जैसे मान लो आपको ए एन का मान 0 रखोगे तो ए जीरो जेड माइनस जेड नोट की पावर 0, और यहाँ पे ए जीरो का मान कितना हो जाएगा एफ जेड नोट अपॉन फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है 1 होता है। तो पहला पद आ जाएगा, फिर एन बराबर 1 रखेंगे, दूसरा पद आ जाएगा, फिर एन बराबर 2 रखेंगे, तीसरा पद आ जाएगा, और इस प्रकार से पद आते रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये टेलर में का आपको स्टेटमेंट याद हो गया अच्छे से ना। कि यदि वर्त सी है जिसके अंदर जेड नोट है, रेडियस आर है, के अंदर सभी बिंदु पर एफ जेड विश्लेषिक फलन है, तो सी के अंदर बिंदु जेड पर फंक्शन की वैल्यू होती है एफ जेड बराबर एफ जेड नोट प्लस जेड माइनस जेड नोट एफ डैश जेड नोट प्लस जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश जेड नोट, और इसी प्रकार शो ऑन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन एफ एन जेड नोट। या शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो एफ जेड बराबर समेशन ऑफ एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन, जहाँ ए एन है वो एफ एन जेड नोट अपॉन फैक्टोरियल एन के बराबर होता है। ये जो थ्योरम है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये थ्योरम आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी में 3, 4, 6, 9, 10, 14 और 16 में आई हुई है। तो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसको अच्छे से अपन को तैयार करना है। ठीक है ना, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, तो हम इसके प्रूफ की बात करते हैं। अब हम इसके प्रूफ लिखते हैं। तो देखो प्रूफ क्या हो जाएगा इसका, जब हम प्रूफ लिखते हैं अब, ठीक है, नहीं यहाँ से प्रूफ लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि इसका प्रूफ क्या होगा। तो देखो एक सर्किल बनाएंगे जिसका सेंटर क्या है आपके पास जेड नोट है, इसका सेंटर क्या है जेड नोट है। सेंटर क्या है आपके पास जेड नोट है। ये आपका सर्किल हो गया जिसका सेंटर, सर्किल थोड़ा बड़ा बना देते हैं क्योंकि इसके अंदर एक सर्किल हो रहेगा। ये आपका सर्किल हो गया जिसका सेंटर क्या आपके पास जेड नोट है, और रेडियस क्या अपने पास आर है। रेडियस क्या अपने पास आर है। ठीक है, अब देखो इसी सर्किल सी है, ये सर्किल सी है इसका नाम, और इस सर्किल सी में ही अपने क्या पॉइंट मान लिया जेड है। इसी सर्किल में हमने क्या मान लिया सी है, सॉरी सर्किल है ये सर्किल सी है, और इसी में हमने क्या मान लिया जेड नोट जिसका सेंटर है, और रेडियस क्या है इसकी, रेडियस इसकी क्या है आर है। ठीक है, और इसी सर्किल में क्या है एक पॉइंट जेड है, और जेड के प्रतिवेश में, जेड के प्रतिवेश में जेड नोट को सेंटर मानकर एक R1 त्रिज्या का और एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। तो Z1 के प्रतिवेश में जेड नोट को एक सेंटर मानेंगे, जेड नोट को सेंटर मानकर एक R1 त्रिज्या का एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। ये सर्किल आ गया। ठीक है, तो इस सर्किल की जो यहाँ पे पॉइंट जाई मान लेंगे, तो यहाँ पे मान लेंगे ये जो डिस्टेंस है ठीक है, तो यहाँ देखो पॉइंट का नाम दे देते हैं हम, ये जो डिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं
रो है, जेड और जेड नोट के बीच की डिस्टेंस को हमने रो मान लिया, और इस लेंथ को हमने, ये क्या हो जाएगी आपकी r1 रेडियस। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट अपने पास क्या हो जाएगा, जाई हो जाएगा, ये जाई, और इस सर्किल को नाम क्या दे देंगे हम, C1 दे देंगे। इस सर्किल को नाम क्या दे देंगे, C1। ठीक है, अब यहाँ समझना, देखो दिया गया एक वर्त है C है, जिसका सेंटर क्या है आपके पास, जेड नोट है, और रेडियस क्या है, R है। अब इसी सर्किल C में हमने एक पॉइंट मान लिया, क्या, Z मान लिया। तब Z के प्रतिवेश में जेड नोट को सेंटर मानकर एक R1 त्रिज्या का हमने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। तो ये जो लेंथ है वो तो R1 हो गई, ये पॉइंट आपके पास जाई हो गया, ये वाला पॉइंट आपके पास Z हो गया, और ये पॉइंट आपका क्या हो गया, सेंटर हो गया। तो ये जो लेंथ है आपकी, ये तो किसके बराबर हो गई, जेड माइनस जेड नोट, तो किसके बराबर हो गया अपने पास, रो के बराबर हो गया। ठीक है, और जाई माइनस जेड नोट की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो गई आपके पास, R1 के बराबर हो गया। रो R1 और R में क्या रिलेशन है, सबसे छोटा रो है, उससे बड़ा R1 है, और इससे बड़ा क्या है, R है। ये आपका रिलेशन है, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जितना हमने थ्योरी लिखी है, जितना हमने चित्र बनाया है, उसमें एक उसकी थ्योरी हम लिख लेते हैं, फिर हम इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो दिया गया है कि वर्त C जिसका केंद्र जेड नोट व त्रिज्या R है, के अंदर सभी बिंदुओं पर FZ विश्लेषिक फलन है। FZ क्या है, विश्लेषिक फलन है, तथा C के अंदर बिंदु Z है, C के अंदर C के अंदर बिंदु Z है, बिंदु Z स्थित है, तब Z के प्रतिवेश में जेड नोट को केंद्र मानकर R1 त्रिज्या का वर्त C1 बनाते हैं, C1 बनाते हैं। ठीक है, तब कॉची समाकल सूत्र से हम यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं, कॉची समाकल सूत्र यूज करने वाले हैं। तो कॉची समाकल सूत्र का कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ तक सबके क्लियर है? एक बार वापस बता देता हूँ कि एक सर्किल C है जिसका सेंटर जेड नोट है और रेडियस R है, के अंदर सभी बिंदुओं पर FZ क्या है, विश्लेषिक फलन है, और C के अंदर एक पॉइंट Z स्थित है, और तब Z के प्रतिवेश में जेड नोट को सेंटर मानकर Z के प्रतिवेश में या Z के परिवेश में, एक ही बात है, प्रतिवेश में जेड नोट को केंद्र मानकर R1 त्रिज्या का एक सर्किल C1 बनाते हैं। ठीक है, तब कॉची समाकल सूत्र देखो, यहाँ पे कॉची समाकल सूत्र कैसे यूज करेंगे, यहाँ देखो आपको पता है कि कॉची समाकल सूत्र क्या होता है, FZ नॉट इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C FZ अपॉन Z माइनस जेड नोट होता है, यही होता है ना कॉची समाकल सूत्र। कॉची समाकल सूत्र का क्या मान होता है, FZ नॉट इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C FZ अपॉन Z माइनस जेड नोट dz।
अब यहाँ पे देखो हम क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, हम यहाँ पे जेड नोट के स्थान पर तो क्या यूज करेंगे, जेड यूज करेंगे। जेड नोट के स्थान पर तो क्या यूज करेंगे, जेड, क्योंकि अपने पास क्या है राइट साइड में जो लेफ्ट साइड है जो अपने को प्रूफ करना है उसमें एफ जेड दे रखा है, तो जेड नोट के स्थान पर तो क्या लिख देंगे, जेड लिख देंगे। तो यहाँ पे जेड नोट के स्थान पर यदि जेड लिख देंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, इसलिए हमें जेड की जगह भी हमें क्यों सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो जेड की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, जाई सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तब कौशी समाकल सूत्र से क्या हो जाएगा अपने पास, तब कौशी समाकल सूत्र से, तो कौशी समाकल सूत्र हो जाएगा अपने पास एफ जेड इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन C1 एफ जाई अपॉन जाई माइनस जेड डी जाई। ये हो गई समीकरण संख्या 1 हो गई, ये समीकरण संख्या क्या हो गई अपनी 1 हो गई। यहाँ तक क्लियर है सबके, C1 अंदर वाला सर्किल है और C है वो बाहर वाला सर्किल है। जेड और जेड नोट के बीच की डिस्टेंस आपकी रो के बराबर है और जाई और जेड नोट के बीच की डिस्टेंस आपकी किसके बराबर है, R1 के बराबर है। अब अपने को 1/जाई माइनस जेड को सोल्व करना पड़ेगा। ये जो समीकरण 1 है उसमें 1/जाई माइनस जेड को अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे और सोल्व करके फिर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या लेकर चलना है, 1/जाई माइनस जेड। तो देखो अब 1/जाई माइनस जेड को लेकर चलना है, तो हम क्या करेंगे, देखो जेड नोट को जोड़ेंगे और जेड नोट को घटाएंगे, जेड नोट को जोड़ेंगे और जेड नोट को ही क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास 1/जाई माइनस जेड नोट माइनस जेड नोट, जेड नोट जोड़ दिया और जेड नोट ही क्या कर दिया, घटा दिया। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, देखो आगे सोल्व करेंगे। अब हम देखो क्या करेंगे कि जो जाई माइनस जेड नोट है हम इसका क्या करना चाहते हैं, बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन करना चाहते हैं। तो देखो बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन करने के लिए क्या करेंगे कि पहला पद तो हमें 1 बनाना है और दूसरे पद का संख्यात्मक मान 1 से कम बनाना है। पहला पद तो आपको 1 बनाना है और दूसरा पद क्या बनाना है, 1 से कम बनाना है। तो क्या करेंगे, देखो 1/जाई माइनस जेड नोट हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ अपने पास क्या बच गया, 1 माइनस जेड नोट अपॉन जाई माइनस जेड नोट। तो यहाँ पे हो गया 1/जाई माइनस जेड नोट 1 माइनस जेड नोट जाई माइनस जेड नोट की पावर -1। यहाँ तक समझ में आ गया क्या आपको बताओ कि हमें क्या करना है कि जाई माइनस जेड नोट को अपने बाहर ले लिया, तो यहाँ अंदर बच गया 1 माइनस जेड नोट अपॉन जाई माइनस जेड नोट, तो ये वाला पद ऊपर गया तो -1 में चला गया। अब हमें देखो बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन करना होता है, तो बायनोमियल थ्योरम का ये रूल होता है कि जो फर्स्ट टर्म होता है वो तो आपका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए और दूसरे पद का जो संख्यात्मक मान है वो 1 से कम होना चाहिए, तभी हम इसका बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो बायनोमियल थ्योरम क्या कहती है, देखो द्विपद प्रमेय। तो द्विपद प्रमेय से हमें प्रसार करना है, तो हमें ये चेक करना है कि जेड माइनस जेड नोट अपॉन जाई माइनस जेड नोट का संख्यात्मक मान क्या आना चाहिए, लेस देन 1 आना चाहिए। तो लेस देन 1 के लिए देखो जेड में से जेड नोट इसकी जो दूरी है वो क्या है, आपके रो के बराबर है, और इसकी जो जाई माइनस जेड नोट के बीच की डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, R1 के। अब ये वाला मान है वो लेस देन 1 है या नहीं है, ये देखो। तो ये देखने के लिए हमें क्या देखना है, देखो कि रो जो है वो R1 से छोटा है और R1 किससे छोटा है, R से छोटा है। मतलब ये हुआ कि यदि हम बात करें कि रो और R1 के बीच में रिलेशन की बात करें तो रो तो किससे छोटा है, R1 से छोटा है, और दोनों तरफ यदि हम R1 का भाग दें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रो अपॉन R1 किससे छोटा हो जाएगा, लेस देन 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो जेड माइनस जेड नोट अपॉन जाई माइनस जेड नोट है उसका संख्यात्मक मान 1 से छोटा हो जाएगा ना, ये वाला मान क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। दोबारा देख सकते हो, देखो एक तरीका तो ये है, आपको रो अपॉन R1 का मान लेस देन 1, एक आप संख्या लेकर भी लिख सकते हो। संख्या देकर कैसे, रो का मान मैंने मान लिया 2 है और R1 का मान मैंने मान लिया 5, क्यों, क्योंकि रो है वो R1 से छोटा है, तो 2/5
करोगे तब मान क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। इसका मतलब रो अपॉन R1 क्या हो जाएगा, लेस देन 1। और रो अपॉन R1 का मान लेस देन हो गया, इसका मतलब इसका जो इस वाले पद का मान, इसका जो संख्यात्मक मान है वो आपका क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया भाई, लेस देन 1 हो गया ना इसका मान। और लेस देन 1 होने के कारण इसका हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन करना है। तो देखो बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन करते हैं अब इसका। यहाँ तक क्लियर है सबके। तो हमने क्या किया, 1 अपॉन जाई माइनस जेड को, जाई माइनस जेड का मान निकाला है, और जाई माइनस जेड का मान निकालने के लिए क्या किया हमने, जेड नोट जोड़ दिया और जेड नोट ही घटा दिया। फिर हमारे पास ऐसा टर्म बन गया, और ऐसा टर्म बनने के बाद इसका हमें बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन करना है। तो बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन करने के लिए पहला पद 1 होना चाहिए, दूसरे पद का संख्यात्मक मान 1 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक्सपेंशन कर देते हैं। देखो 1 अपॉन जाई माइनस जेड नोट। अब देखो एक्सपेंशन कैसे करेंगे, 1 प्लस जेड माइनस जेड नोट अपॉन जाई माइनस जेड नोट प्लस जेड माइनस जेड नोट अपॉन जाई माइनस जेड नोट का स्क्वायर। इसी प्रकार जेड माइनस जेड नोट जाई माइनस जेड नोट की पावर 3। इस प्रकार से पद आते रहेंगे। और फिर क्या आएंगे आगे, देखो प्लस जेड माइनस जेड नोट जाई माइनस जेड नोट की पावर n। फिर इसके बाद में जेड माइनस जेड नोट अपॉन जेड नोट की पावर n प्लस 1 एंड सो ये चलते रहेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया क्या। हमें क्या करना था, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन करना था। तो बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन करने के लिए पहला पद 1 होना चाहिए और दूसरे पद का संख्यात्मक मान 1 से कम होना चाहिए। अब यहाँ देखो कि जो जेड माइनस जेड नोट की पावर n है, जेड माइनस जेड नोट की पावर n है, उससे आगे वाले टर्म्स देखो, उससे आगे वाले टर्म देखो, ये वाले, इनसे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, जेड माइनस जेड नोट अपॉन जाई माइनस जेड नोट की पावर n कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस जेड माइनस जेड नोट अपॉन जाई माइनस जेड नोट। फिर आगे वाला पद बचेगा जेड माइनस जेड नोट अपॉन जाई माइनस जेड नोट। अब यहाँ से क्या बन जाएगा, फिर हमारी अनंत गुणोत्तर श्रेणी बन जाएगा। और अनंत गुणोत्तर श्रेणी के इनफाइनाइट टर्म का जो योग निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एस इन्फिनिटी इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। वो लगा देंगे और वो लगाने के बाद में हम उसको आगे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो मैं अब इसको आगे सोल्व करता हूँ। और वीडियो को लाइक शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अब देखो आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। वन अपॉन जाई माइनस जेड नोट, 1 प्लस जेड माइनस जेड नोट जाई माइनस जेड नोट, जेड माइनस जेड नोट जाई माइनस जेड नोट की पावर 2 प्लस सो ऑन। यहाँ से पहले आएगा आपके पास n माइनस 1 वाला पद भी आएगा। यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, जेड माइनस जेड नोट अपॉन जाई माइनस जेड नोट की पावर n। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे और कॉमन क्या आ जाएगा अपने पास, 1, ये वाला पद आ जाएगा ना कॉमन। तो 1 प्लस जेड माइनस जेड नोट अपॉन जाई माइनस जेड नोट प्लस आगे वाला टर्म बचेगा जेड माइनस जेड नोट जाई माइनस जेड नोट का स्क्वायर एंड सो ये आपका क्लोज हो जाएगा ब्रैकेट। ठीक है, अब देखो ये वाली श्रेणी आपकी क्या बन जाएगी, अनंत गुणोत्तर श्रेणी बन जाएगी। ये आपकी बन जाएगी
अनंत गुणोत्तर श्रेणी, और अनंत गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का इन्फिनिटी पदों का जो योग होता है वो होता है आपके पास s इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r, ये होता है। तो ये फॉर्मूला हम लगा देंगे और फिर इसको आगे सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखो तो हो जाएगा ये 1 अपॉन जाई माइनस जेड नोट 1 प्लस जेड माइनस जेड नोट जाई माइनस जेड नोट प्लस जेड माइनस जेड नोट जाई माइनस जेड नोट का स्क्वायर प्लस सोन जेड माइनस जेड नोट जाई माइनस जेड नोट की पावर n -1 प्लस जेड माइनस जेड नोट की पावर जाई माइनस जेड नोट की पावर n, और यहाँ से आपको हो जाएगा a का मान हो जाएगा आपके पास 1, a होता है आपका पहला पद, और 1 माइनस r जो कॉमन रेशियो है वो आपके पास क्या हो जाएगा जेड माइनस जेड नोट अपॉन जाई माइनस जेड नोट। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड करके, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, 1 अपॉन जाई माइनस जेड नोट 1 प्लस जेड माइनस जेड नोट जाई माइनस जेड नोट प्लस जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा जेड माइनस जेड नोट अपॉन n-1 प्लस जेड माइनस जेड नोट अपॉन की पावर n, और इसको जब सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जाई माइनस जेड नोट तो ऊपर चला जाएगा, और जब इसका एलसीएम वगैरह लेके सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जाई माइनस जेड नोट माइनस जेड प्लस जेड नोट, तो जेड नोट से जेड नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आगे क्या हो जाएगा अपने पास अब देखो हम क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर देंगे और फिर जाई माइनस जेड नोट है ना उसको अंदर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन जाई माइनस जेड नोट 1 प्लस जेड माइनस जेड नोट अपॉन जाई माइनस जेड नोट प्लस जेड माइनस जेड नोट अपॉन जाई माइनस जेड नोट का स्क्वायर प्लस सोन जेड माइनस जेड नोट जाई माइनस जेड नोट की पावर n-1 प्लस जेड माइनस जेड नोट अपॉन जाई माइनस जेड नोट की पावर n, और ये हो जाएगा अपने पास जाई माइनस जेड नोट और अपॉन जाई माइनस जेड, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे कि 1 अपॉन जाई माइनस जेड और ना ये ब्रैकेट के बाहर इसको हम अंदर भेजेंगे, अंदर भेजने से क्या हो जाएगा कि नीचे वाले जो पद है जाई माइनस जेड नोट इनकी पावर बढ़ती जाएगी और उनकी पावर उतनी ही रहेगी ऊपर वाले पद की, जैसे ये हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन जाई माइनस जेड नोट प्लस जेड माइनस जेड नोट अपॉन जाई माइनस जेड नोट का स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर अपॉन जाई माइनस जेड नोट की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी ना। इसी प्रकार प्लस जेड माइनस जेड नोट की पावर n-1 और जाई माइनस जेड नोट की पावर हो जाएगी n प्लस, अब ये वाला पद जो ऊपर आएगा वो नीचे वाले पद से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर हमारे पास क्या जाई माइनस जेड नोट है और ये जाएगा जब नीचे जाएगा तो ये दोनों पद कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ बचेगा अपने पास जेड माइनस जेड नोट जाई माइनस जेड नोट की पावर n
और यहाँ बचेगा 1/जाई माइनस जेड, 1/जाई माइनस जेड। वन अपॉन जाई माइनस जेड हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखो क्या करेंगे, इधर वाली साइड हमारे पास क्या चल रहा है, 1/जाई माइनस जेड चल रहा है, 1/जाई माइनस जेड। अब हम देखो क्या करने वाले हैं, हमें समीकरण 1 बनानी है। तो समीकरण 1 बनाने के लिए क्या करोगे बताओ। समीकरण 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ एफ जाई अपॉन 2 पाई आयोटा से गुणा करके जाई के सापेक्ष C1 के अनुदिश क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, और फिर उस इंटीग्रेशन की क्या हम करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो देखो समीकरण 2 के दोनों पक्षों में एफ जाई अपॉन 2 पाई आयोटा से गुणा करके जाई के सापेक्ष C1 के अनुदिश समाकलन करने पर, करो समाकलन C1 के अनुदिश समाकलन करने पर। तो देखो 1/2 पाई आयोटा से गुणा कर देंगे और C1 के अनुदिश समाकलन कर देंगे, एफ जाई अपॉन जाई माइनस जेड डी जाई। इस प्रकार इधर करेंगे तो 1/2 पाई आयोटा C1 एफ जाई अपॉन जाई माइनस जेड नॉट डी जाई प्लस जेड माइनस जेड नॉट अपॉन 2 पाई आयोटा C1 एफ जाई अपॉन जाई माइनस जेड नॉट की पावर 2। ठीक है, इसी प्रकार आगे वाले टर्म की बात करें तो प्लस ऑन जेड माइनस जेड नॉट की पावर n-1 अपॉन 2 पाई आयोटा C1 एफ जाई अपॉन जाई माइनस जेड नॉट की पावर n और ये डी जाई। ठीक है, प्लस 1/2 पाई आयोटा C1 जेड माइनस जेड नॉट अपॉन जाई माइनस जेड नॉट की पावर n और यह आ जाएगा 1/f जाई अपॉन जाई माइनस जेड और डी जाई। आपको कुछ नहीं करना, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में एफ जाई अपॉन 2 पाई आयोटा से गुणा करना है और जाई के सापेक्ष C1 का अनुदिश आपको क्या करना है, समाकलन करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसको हम समीकरण संख्या 3 दे देंगे, या अब देखो मान निकाल लेते हैं, फिर उसका ही हम समीकरण संख्या 3 दे देंगे। अब बताओ देखो 1/2 पाई आयोटा एफ जाई अपॉन जाई माइनस जेड, ये किसका मान होगा बताओ, ये आपका मान हो जाएगा एफ जेड का। कौशी समाकल सूत्र से निकालेंगे ना मान, तो कौशी समाकल सूत्र से इन सब के मान हो जाएंगे। इस पहले वाले पद का क्या मान हो जाएगा, दूसरे वाले पद का क्या मान हो जाएगा, देखो निकालते हैं अभी मान। तो यहाँ देखो साइड में लिखते हैं, कौशी समाकल सूत्र क्या होता है, एफ जेड नॉट इक्वल टू होता है 1/2 पाई आयोटा C एफ जेड अपॉन
जेड माइनस जेड नोट डी जेड। अब इसे कंपेरिजन करके देखो, 1/2 पाई आयोटा है, एफ जाई है, जेड में से जेड नोट घटाते, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपने पास क्या हो गया, इस भी वाला मान जो किसके बराबर हो गया, जेड में से जेड नोट जो घटाते हैं वो पॉइंट, तो ये वाला मान तो हो गया आपके पास, ये वाला मान जो लेफ्ट साइड में मान है ये आपके किसका मान बराबर हो गया, एफ जेड के मान। और ये वाला मान किसके बराबर हो गया बताओ, एफ जेड नोट के बराबर। और इसके आगे वाला जो टर्म है वो किसके बराबर हो गया, इसके आगे वाला जो टर्म है वो किसके बराबर हो गया, एफ डैश जेड नोट के बराबर हो जाएगा, है ना। और इसी प्रकार एन वाले पद के बराबर हो जाएगा। तो देखो लिखेंगे हम इसमें क्या, ये वाला मान अपने पास हो गया एफ जेड के बराबर इक्वल टू एफ जेड नोट प्लस जेड माइनस जेड नोट एफ डैश जेड नोट प्लस जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर एफ डबल डैश जेड नोट प्लस सो ऑन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन माइनस वन एफ एन माइनस वन जेड नोट, और अपॉन क्या हो जाएगा फैक्टोरियल एन माइनस वन, फैक्टोरियल एन माइनस वन, ये नीचे उसके भी फैक्टोरियल एन माइनस वन, फैक्टोरियल टू होगा ना। प्लस डैश 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 प्लस जेड माइनस जेड नोट की पावर एन माइनस वन एफ एन माइनस वन जेड नोट अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन। और ये वाला पद को मैंने नाम क्या दे दिया, आर एन। ये वाला पद जो लास्ट का जो एन वाला पद है, इस वाले पद को मैंने क्या नाम दे दिया, एन वाला पद दे दिया, आर एन मान दे दिया। अब हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि जो ये आर एन का मान है, ये आर एन का मान क्या हो जाएगा अपने पास, जीरो हो जाएगा। ये आर एन का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जहां आर एन बराबर 1/2 पाई आयोटा C1 जेड माइनस जेड नोट अपॉन जाई माइनस जेड नोट की पावर एन एफ जाई अपॉन जाई माइनस जेड और डी जाई, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सबके। जो आपने लास्ट वाला पद माना है इसको हमने क्या नाम दे दिया, आर एन नाम दे दिया, ठीक है। अब हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो आर एन का पद है, ये वाला पद एन टेंड्स टू इनफाइनाइट करने पर ये वाला पद किसकी ओर अग्रसर होगा, जीरो की ओर अग्रसर होगा। अब हमें ये सिद्ध करके दिखाना है, देखो
ठीक है। अब देखो यहाँ पे आर एन का मान निकालना अपने को, ये आर एन का मान निकाल लिया। अब अपने को ये सिद्ध करके दिखाना है कि ये आर एन का मान जब एन का मान टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तब इस आर एन का मान किसकी ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर। तो देखो अब लिखेंगे, अब सिद्ध करना है कि जब एन टेंड्स टू इनफाइनाइट तब आर एन किसकी ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर अग्रसर होगा। आपको ये सिद्ध करके दिखाना है। तो देखो हम आर एन को लेकर चलेंगे। आर एन बराबर अपने पास क्या है, 1/2 पाई आयोटा C1 जेड माइनस जेड नोट जाई माइनस जेड नोट की पावर n एफ जाई अपॉन जाई माइनस जेड और डी जाई। ठीक है। अब देखो हमें कुछ नहीं करना, बस इसका मान निकालना है और इसका मान निकाल कर क्या निकालना है, 0 मान निकालना है। और 0 निकालने के बाद में हमें क्या रखना है, समीकरण संख्या 3 में रखना है। हमारी समीकरण संख्या क्या थी, ये इसको 4 मान लेते हैं और 4 हो गई हमारी समीकरण संख्या। तो हम क्या करेंगे, इस आर एन का मान निकालेंगे। अब देखो इसमें हम इसका आर एन का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ मापांक लेंगे। तो अब ले लो, दोनों तरफ मापांक लेने पर तो लो मापांक आर एन जेड माइनस जेड नोट अपॉन जाई माइनस जेड नोट की पावर एन एफ जाई अपॉन डी जाई, और ये हो गया अपने पास दोनों तरफ मापांक। अब जब इसका मापांक अलग अलग करेंगे तो इधर वाली साइड का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 1 अपॉन किस किस पर मापांक आ जाएगा, एक तो 2 पाई आयोटा पे मापांक आ जाएगा C1 जेड माइनस जेड नोट की पावर n पे मापांक हो जाएगा, जाई माइनस जेड नोट की पावर n पे मापांक आ जाएगा, एफ जाई पे मापांक आ जाएगा और जाई माइनस जेड पर मापांक आ जाएगा और डी जाई पे मापांक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो क्या करना है, अपने पास सबकी वैल्यू, अपने को जिस जिसकी वैल्यू पता है उसकी वैल्यू रख देंगे हम। तो हमें किस किस की वैल्यू पता है, सबसे पहले तो हमें देखो यहाँ पे लिखेंगे साइड में, हमें देखो किस किस की वैल्यू निकालनी है। हमें निकालनी है जेड माइनस जेड नोट की वैल्यू अपने पास पता है क्या है, रो। जाई माइनस जेड नोट की वैल्यू अपने को पता है क्या है, जाई माइनस जेड नोट की वैल्यू क्या है अपने को, R1 है ना। और एफ जाई की वैल्यू निकालनी है अपने को, और 1 अपॉन जाई माइनस जेड की निकालनी है। और 2 पाई आयोटा का मापांक कितना है बताओ, 2 पाई आयोटा का मापांक कितना होगा, 2 पाई होगा। ठीक है। और हमें 3 की वैल्यू निकालनी है, एफ जाई की वैल्यू निकालनी है, 1 अपॉन जाई माइनस जेड की वैल्यू निकालनी है और डी जाई की वैल्यू निकालनी है C1 के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन की। तो हमें पता है सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, इसको दे देंगे समीकरण संख्या 5। तो देखो इन समीकरण संख्या 5 दे देंगे, सबकी वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे। देखो कैसे, चूंकि एफ जाई वर्त C1 में क्या दे रखा है, विश्लेषिक है। चूंकि एफ जाई वर्त C1 में विश्लेषिक है, तो आपको पता है कि कोई भी फलन विश्लेषिक होता है तो वो डिफरेंशिएबल होता है, और डिफरेंशिएबल फलन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो यहां से हम लिख देंगे कि एफ जाई वर्त C1 में सतत है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी फलन यदि एफ जेड फंक्शन है वो सतत होता है तो वो फलन क्या होता है, परिबद्ध भी होता है। तब एफ जाई या implies that एफ जाई वर्त C1 में परिबद्ध होगा, परिबद्धता प्रमेय से परिबद्ध होगा, परिबद्धता
पर में से। तो ये हम आपने रियल एनालिसिस में देखा होगा कि कोई भी फलन एफ जेड है वो यदि सतत है, किसी भी अंतराल में सतत होता है, तो वो उसी अंतराल में क्या होता है, परिबद्ध भी होता है। तो हमें क्या देखो, चूंकि एफ जाई वर्त C1 में विश्लेषिक है, विश्लेषिक फलन है, तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल है तो वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, सतत होगा। और सतत होगा तो कोई भी फलन एफ जेड है वो वर्त C1 में क्या हो जाएगा, परिबद्ध हो जाएगा, परिबद्धता परमेय से, बाउंडनेस थ्योरम से। ये आपने रियल एनालिसिस में सेकेंड ईयर में पढ़ा है, ठीक है। तब एक धनात्मक वास्तविक संख्या m विद्यमान होगी ताकि, तब धनात्मक वास्तविक संख्या m विद्यमान होगी ताकि, वास्तविक संख्या m विद्यमान होगी ताकि एफ जाई का जो संख्यात्मक मान है वो लेस देन किससे हो जाएगा, लेस देन m से हो जाएगा, फॉर जाई बिलोंग्स टू C1 के लिए। प्रत्येक जो जाई है वो C1, जितने भी क्लोज कंटूर C1 में जाई है उन सारे मान क्या हो जाएगी, उन सबके जो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी, वो फंक्शन की वैल्यू आपकी लेस देन किससे हो जाएगी, m से लेस देन हो जाएगी। ये आपको पता है कि परिबद्धता प्रमेय की डेफिनेशन होती है ना। अब हमें देखो एफ जाई का मान निकल गया, अब हमें निकालना है 1 जाई माइनस जेड। तो हम क्या करेंगे, जाई माइनस जेड को लेकर चलेंगे। तो देखो अब, तथा जाई माइनस जेड का मान लेकरेंगे, तो अब क्या करेंगे, इसको जेड नोट जोड़ देंगे और जेड नोट ही घटा देंगे, इसका मान निकालेंगे हम, ठीक है। जब इसका हम अलग अलग करेंगे संख्यात्मक मान, तो देखो जाई माइनस जेड नोट माइनस जेड नोट, तो ये जो संख्यात्मक मान है वो ग्रेटर देन होगा किससे, इसके अलग अलग संख्यात्मक मान से, जाई माइनस जेड नोट माइनस जेड नोट की। क्यों होगा वो देखो, इनइक्वलिटी से होता है, समीका से। समीका क्या है, देखो आपको समीका बताता हूं, देखो मोड ऑफ x1 प्लस x2 है, उसको यदि हम इसका मॉडुलस अलग अलग करेंगे तो इसका संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जबकि मोड ऑफ x माइनस 1, इसका जब मापांक अलग अलग करेंगे तो ये वाला मान क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ये वाला मान क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये हो जाएगा अपने पास। तो देखो इसको चेक भी कर सकते हो, कैसे चेक करोगे आप, ऐसे चेक कर सकते हो, कोई एग्जांपल लेकर चेक कर सकते हो। तो देखो मैं बताता हूँ आपको चेक करके भी कि कैसे ये इनइक्वलिटी सत्य होती है। सेकंड वाली हम काम ले रहे हैं, तो सेकंड वाली कैसे प्रूफ होती है। तो देखो x1 का मान कोई भी मान लो, जैसे मान लिया मैंने x1 का मान -2 मान लो, तो -2 -4 कितना हो जाएगा, +2 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे -2 कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और -4। तो x1 का मान मैंने मान लो -2 ले लिया, x2 का मान मैंने मान लो -4 ले लिया। तो करो अब देखो, -2 -4 ग्रेटर देन -2 का मॉडुलस -4। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा अपने पास, तो -2 + 4 ग्रेटर देन -2 कितना हो जाएगा, +2, और ये कितना हो जाएगा, -4। तो ये आ जाएगा +2 का मॉडुलस ग्रेटर देन -2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो मॉडुलस 2 कितना आ जाएगा, 2, और ये ग्रेटर देन -2, ये सत्य होता ही है, -2 से बड़ा होता है +2, है ना। तो यहाँ तक ठीक है। तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गई यहाँ से। अब इसका मतलब ये हो गया अपने पास कि जो जाई माइनस जेड है, जो जाई माइनस जेड का मान है वो ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, जाई माइनस जेड नोट के जेड नोट के। तो ग्रेटर देन जाई माइनस जेड नोट की वैल्यू आपको पता है कितनी है, बताओ, R1 है ना, ऊपर चित्र से देखो, और इसका मान क्या है, रो है। तो ये हो गया अपने पास जाई माइनस जेड का संख्यात्मक मान है वो ग्रेटर देन किससे, R1 माइनस रो से। लेकिन जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो रेसिप्रोकल मान क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लेस देन किससे, 1/R1 माइनस रो। ये मान अपना निकल गया। अब ये सारे मान कहाँ रखना है, समीकरण संख्या 5 में।
जिसको आपने समीकरण संख्या 5 दिए ना, तो समीकरण संख्या 5 में रख दो। देखो 1/2 पाई का मापांक क्या होगा 2 पाई, और जेड माइनस जेड नोट की जगह क्या रख दोगे रो, और जाई माइनस जेड नोट की जगह क्या रख दोगे R1। तो रो अपॉन R1 का पावर n हो जाएगा, एफ जाई का मान आप m रख दोगे, तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास। देखो सारे मान रख देंगे हम। तो ये सारे मान कहाँ रख दो समीकरण संख्या 5 में। तो यहाँ से देखो समीकरण संख्या 5 क्या हो जाएगी, तब समीकरण संख्या 5 से, तो 5 में मान रखो Rn बराबर लेस देन 1/2 पाई C1 रो अपॉन R1 की पावर n m अपॉन R1 माइनस रो, और यहाँ पे हो जाएगा डी जाई। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 पाई रो अपॉन R1 की पावर तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा रो अपॉन R1 की पावर n
रो अपॉन R1 की पावर n, और यहाँ पे हो जाएगा m अपॉन R1 की पावर रो, और ये हो जाएगा अपने पास C1 डी जाई। तो यहाँ देखो अब इधर कि C1 डी जाई, C1 डी जाई ये आपको मैंने मान बताया था किसके बराबर होता है बताओ, 2 पाई जो भी सर्किल होता है C1 उसके बराबर होता है ना। जो आपको C1 सर्किल दे रखा है, जो भी आपको C1 क्लोज कंटूर दे रखा है उसकी परिधि के बराबर होता है। और यहाँ पे यदि ये किसके बराबर है तो ये हो जाएगा वर्त C1 की परिधि के बराबर। और वर्त C1 की परिधि आपको पता है कि वर्त C है वो उसकी परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई R होता है। लेकिन अपने पास जो C1 क्लोज कंटूर है उस C1 की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 2 पाई R1। तो ये मान किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई R के बराबर हो जाएगा, 2 पाई R1 के बराबर हो जाएगा। बस ये सारे मान रख दो और इसको सोल्व कर लो। अब ये थ्योरम आपकी कंप्लीट में होने वाली है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई रो अपॉन R1 की पावर n m, यहाँ से R1 कॉमन तो 1 माइनस रो अपॉन R1, और ये हो गया आपके पास 2 पाई R1 के बराबर। 2 पाई से तो 2 पाई कैंसिल आउट और R1 से R1 कैंसिल आउट। ठीक है, अब इसके आगे हम सोल्व करेंगे। तो देखो सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा अपने पास, लेस देन, अपने पास रिजल्ट आ जाएगा लास्ट में जो Rn का मान है वो लेस देन किससे हो जाएगा, रो अपॉन R1 की पावर n m 1 माइनस रो अपॉन R1। ठीक है, अब आपको पता है कि देखो चूंकि रो अपॉन R1 का मान आपको जब बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन किया था तो रो अपॉन R1 का मान क्या गया था, लेस देन 1 आया था ना। रो अपॉन R1 का मान लेस देन 1 आया था। तो देखो जब हम n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो इसका मान किसकी ओर अग्रसर हो जाएगा, 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा। अतः जब n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तब रो अपॉन R1 का मान किसकी ओर अग्रसर हो जाएगा, 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा। कैसे, लिमिट का कॉन्सेप्ट होता है। लिमिट का क्या कॉन्सेप्ट है वो बताता हूं मैं, देखो अभी आपको। लिमिट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x की पावर n, इसका मान जब हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे x की पावर n में तो इसके मान क्या क्या आएंगे, जब x का मान क्या होगा, लेस देन 1 होगा। x का मान लेस देन 1 का मतलब है कि x का मान मान लो 1/2 रख दिया, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/2 की पावर n करेंगे तो इसका मान किसके बराबर आएगा, 0 के। लेकिन जब x का मान 1 करेंगे तो इसका मान किसके बराबर आएगा, 1 के। और जब x का मान ग्रेटर देन 1 आएगा तब इसका मान क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो इससे हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि यदि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर n करें तो उसका मान किसके बराबर आएगा, 0। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे रो अपॉन R1 क्या है, लेस देन 1 है, मतलब एक से कम है। तो एक से कम मान लो आप 1/2, तो 1/2 की पावर जब n करेंगे तब इसका मान क्या हो जाएगा, 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा। तब Rn किसकी ओर अग्रसर हो जाएगा, जो Rn की वैल्यू है वो किसकी ओर अग्रसर हो जाएगी, 0 की ओर अग्रसर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पूरा जो रो अपॉन R1 है, रो अपॉन R1 है, यदि ये वाला पद 0 की ओर अग्रसर हो गया, यदि ये वाला पद 0 की ओर अग्रसर हो गया तो ये इंटू की मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई होने के कारण ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से Rn कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा तब Rn की वैल्यू 0 के बराबर, Rn की वैल्यू जो है वो आपका संख्यात्मक मान लेस देन ये हो जाएगा जब n टेंस टू इन्फिनिटी होने पर। लेकिन आपको पता है कि जो मॉडुलस होता है वो लेस देन तो होता नहीं है, मापांक ऋणात्मक तो होता नहीं कभी, तो Rn क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या रख देंगे, समीकरण 3 से वैल्यू रख देंगे और फिर सोल्व कर देंगे, हो गया बस आपका कंप्लीट। Rn का मान 0 हो गया जब n टेंस टू इन्फिनिटी। तब समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, समीकरण 3 से एफ जेड बराबर एफ जेड नोट प्लस जेड माइनस जेड नोट एफ डैश जेड नोट
प्लस जेड माइनस जेड नोट की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश जेड नोट एंड सो ऑन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन, और ये हो जाएगा आपके पास एफ एन जेड नोट, या लिमिट या समेशन ऑफ एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन, जहाँ पे ए एन है वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ एन जेड नोट अपॉन फैक्टोरियल एन के बराबर हो जाएगा। यही हमारी क्या थी, टेलर प्रमेय थी। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया और टेलर प्रमेय की तक, और फिर अगले लेक्चर में हम लॉरेंट थ्योरम स्टार्ट करेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।